मामला क्या है? चुनावी बॉन्ड का। ये चुनावी बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड नहीं है। ये चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है। अब आप देखिए, कोई भी मुद्दा किस तरीके से पढ़ा जाता है और जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, उसका वास्तविक मतलब क्या है। यानी उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे डिसीजन रोज ही आते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, बड़े महत्व का विषय है, क्योंकि मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का है। पहले में किसी चीज़ को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आदत होनी चाहिए। पहले एक मामला होना चाहिए, जब कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हैं आप, तो उसमें बड़े मुद्दों की तलाश करिए। एक ही तरीका पढ़ने का होता है, उसमें बड़े मुद्दे क्या है, फिर उसके बाद क्या उसके फैक्ट है। अगर बड़े मुद्दे की बात आप करेंगे तो ये चुनावी बॉन्ड का मामला नहीं है, ये मूलतः चुनावी सुधार का मामला है, इलेक्टोरल रिफॉर्म का मामला है। अब चुनावी सुधार का मतलब क्या है? तो अब सवाल है कि हमारे यहाँ चुनावी सुधार क्यों होना चाहिए। तो आप याद रखिए, दुनिया के हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म में कई बातें आती हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में पार्टी का भी रिफॉर्म आता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म में अपराधियों की राजनीति में प्रवेश ना हो पाए, ये भी आता है, और कहीं न कहीं इस चीज़ का हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि मनी पावर। देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। शब्द का महत्व है फ्री एंड फेयर। इसका सीधा मतलब है कि इलेक्शन न किसी के पक्ष में होना चाहिए न किसी के विरोध में, और फ्री का मतलब किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। तो कहा भी जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत के डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मनी पावर का। मसल पावर और मनी पावर। मसल पावर तब भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन मनी पावर का इन्फ्लुएंस मसल पावर से भी ज़्यादा हो जाता है इनडायरेक्टली। क्योंकि आज के लोकतंत्र में आप केवल लोगों को डरा धमका के वोट नहीं ले सकते, लेकिन पैसा दे के तो कोई वोट ले सकता है, और जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसका प्रचार ज़्यादा दिखेगा। आज की दुनिया प्रचार की है, तो आपके पास पैसा ही नहीं हो तो प्रचार आप कैसे करेंगे? इस वजह से कहा जाता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल रिफॉर्म का। और इलेक्टोरल रिफॉर्म के तीन बड़े विषय आते हैं। जब कभी हम, चूँकि बात मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का तब जाएगा जब बात पूरी इलेक्टोरल रिफॉर्म से होगी। यानी कोई विषय जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है वो इन्फॉर्मेटिव है नहीं, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इसमें हम देख लेंगे। तो अगर मेजर आप देखेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात हो जो, तो पहला पार्टी में रिफॉर्म होना चाहिए, दल में। दूसरा क्रिमिनलाइजेशन में, जो हमारे यहाँ अपराधीकरण है, यानी राजनीति का जो अपराधीकरण है, क्रिमिनलाइजेशन का मामला है, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। और तीसरा मामला है फंडिंग का। ये फंडिंग का मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे कहते हैं कि चुनाव की फंडिंग कैसे हो, यानी पैसे का मामला, मनी पावर, या कह लीजिए कि वित्त का मामला, कि चुनाव को फंडिंग कैसे किया जाए। ये डेमोक्रेसी की हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में तो हम पढ़ के बड़े खुश हो जाते हैं कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और कई बार मैं भी कहता हूँ कोई व्यक्ति यहाँ राष्ट्रपति हो सकता है, पीएम हो सकता है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भारत में पार्टी बनाना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और एक बार बन गई तो उतना ही मज़े भी हैं। क्योंकि ये जो चंदे अभी उच्चतम न्यायालय के सामने मामला आया है, जितने चंदे प्रकाशित किए गए हैं, एक एक पार्टी को हजार हजार करोड़ चंदा मिला हुआ है। इसका मतलब है आपको कंपनी बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक पार्टी बना लीजिए। पार्टी बना लिया तो कंपनी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिला वजह हम चक्कर में पड़े हुए हैं कि कंपनी बना ले, ये कर ले। तो ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। एक बार 1000 करोड़ की अगर कोई पार्टी है तो हम आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो पता चला कि सपना सपना ही रह गया। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, अभी कोई कोई उसमें उपाय, लोकतंत्र में ऐसे रिफॉर्म होता है। तो हम किस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? दूसरे वाले की। अपराधीकरण की बात कहीं आगे कर देंगे, आपको लोकसभा में आएंगे। पार्टी की बात हमें पार्टी अलग से देखना, उसे हम कर ही देंगे। मामला फंडिंग का है, तो आप सवाल ये है कि उच्चतम न्यायालय का ये पहला निर्णय है या इसके पहले भी मामले आ चुके हैं? इलेक्शन के रिफॉर्म की जो बहुत मेजर कमेटीज बनी है, अब यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म को जो मेजर कमेटीज बनी है, पहला जस्टिस तारकुंडे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, इसे कहा गया तारकुंडे समिति। जस्टिस वीएम तारकुंडे थे, तो तारकुंडे कमेटी थी जिसने इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही। और संयोग की बात है कि इसी कमेटी ने कहा था कि वोटिंग की जो सीमा है 18 से बढ़ाकर कर दिया जाए और 21 से घटाकर कर दिया जाए 18।
तो तारकुंडे समिति लोग भूल गए 74 में, 1974 में इसने ऐसा कहा था कि वोटिंग की, और ये वोटिंग 21 से बढ़ के घटा के 18 कब किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क अमेंडमेंट है क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट था इसमें? कौन सा अमेंडमेंट था इसमें? 61वां, 61st। तो ये कुछ अमेंडमेंट बड़े लैंडमार्क है जिसमें 61वां तारकुंडे समिति आई। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में दिनेश गोस्वामी समिति। 1990 के समय गठबंधन सरकारों का दौर, 1990 के समय बाकायदा जब कोलिशन गवर्नमेंट था और गठबंधन सरकारों के दौर में, यानी भारतीय लोकतंत्र का कैसे किस तरीके से रूपांतरण हुआ। तो ये बात कहा भी गया है कि भारतीय लोकतंत्र शुरू हुआ आदर्शों से, बाद में आया कंपटीशन पे, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, और बाद में आ गया मनी पावर, मसल पावर, राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण। इसी समय बोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। बोहरा कमेटी ने कहा था कि भारत में बाकायदा अपराधी, राजनेता, नौकरशाह ये सब मिलजुल कर सिस्टम को चला रहे हैं। तो ये बड़ी ध्यान देने की बात है। इस मामले में ये 90 का ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट था जब भारत में गठबंधन सरकारों का दौर था और ऐसा लगा कि किसी भी कीमत पर हम चुनाव जीत लेंगे, यानी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाने शुरू हो गए। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बड़ा एग्जॉस्टिव रिफॉर्म की बात कही कि हर तरीके से पार्टी को रिफॉर्म किया जाए, और जब भी कोई रिफॉर्म की बात आएगी तो पार्टी में आएगी, अपराधीकरण की बात आएगी, फंडिंग की बात आएगी। मेजर 3 एरियाज रहेंगे जहाँ पे आप पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं। अब ये नहीं कि धीरे धीरे, देखिए लोकतंत्र में परिवर्तन होता है, हमें आशावादी होने की आवश्यकता है। धीरे धीरे रिफॉर्म भी हुए, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं है। धीरे धीरे अनेक रिफॉर्म हुए भी हैं डेमोक्रेसी में, फिर भी आवश्यकता है। लोकतंत्र का तरीका यही है, आगे बढ़ने का तरीका ये है। इस वजह से, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कैसे इंडियन डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ। अब रिलेटिवली जो आज़ादी के बाद लोग थे थोड़ा बदले। पहले ऐसे लोग थे जो कहा करते थे कि भाई हम, कोई रेल दुर्घटना हो गई त्यागपत्र दे दिया। बाद में चीज़ें प्रतिस्पर्धात्मक हो गई, और डेमोक्रेसी में हम ये नहीं मान सकते गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग होंगे, बाद में चीज़ें चेंज होंगी। इसका तीसरा एक कमेटी बड़ी महत्वपूर्ण है जो फंडिंग के बारे में स्पेशली थी। इंद्रजीत गुप्ता साम्यवादी पार्टी के नेता थे। तो एक फिर 1998 में आया था इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इंद्रजीत गुप्ता समिति तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि हमारे यहाँ जो फंडिंग का मामला है वो स्टेट फंडिंग होना चाहिए, यानी चुनाव में एक अच्छा तरीका है। इनका खास मामला फंडिंग पे था, जो अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मामला है। तो फंडिंग का इन्होंने कह दिया कि जितने भी पार्टीज होती हैं उनको फंडिंग राज्य के द्वारा दिया जाए। अब एक समस्या है कि राज्य ही अगर दलों को पैसा देगा तो जितने सब लोग हैं सब दल बना लेंगे, लेकिन उसका क्राइटेरिया तय किया जाएगा, क्योंकि चुनावी बॉन्ड भी हर लोगों को नहीं मिलता था। चुनावी बॉन्ड ऐसा नहीं हर आदमी के लिए इशू होगा। तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने कहा था फंडिंग किया जाए, लेकिन फंडिंग कैश में ना होकर वस्तुओं में हो, सामान में हो, कि कैसे हम इनको हेल्प करें, उस तरीके की फंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये सारे मामले आ गए, और गठबंधन सरकारों के दौर में इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बड़ी सारी बातें, इसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है 170। लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी तमाम बातें कही, और बड़ी सारी रिफॉर्म धीरे धीरे हुए भी। उसमें उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय बड़े महत्व के हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में लिली थॉमस केस में, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में और भी कुछ लोगों ने बड़ा योगदान दिया है, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ये पहला जो अभी ऐसा नहीं कि एक नया निर्णय है, उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तहत कई परिवर्तन किए, जिसमें एक परिवर्तन तो माना जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का परिवर्तन था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कारण जो परिवर्तन हुआ वो था। और इसका जो परस्यू किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यहाँ अब चुनाव का मामला आर्टिकल 19 से जुड़ जाता है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कई पहल की है, जैसे उसमें पहला ये था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में सूचना के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 19 में राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में सूचना का अधिकार भी शामिल है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट से पूछ सकता है कि भाई चुनाव में लड़ने वाले व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, शैक्षिक रिकॉर्ड क्या है। अब देखिए इलेक्शन का मामला आर्टिकल 19 से जुड़ गया, फंडामेंटल राइट से जुड़ गया,
याचिका दायर की थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एनजीओ है, बहुत सारी जनहित याचिकाएं दायर करता है। तो भारत में इसलिए कहा जाता है कि नागरिक समाज का प्रभावशाली होना लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दायर की कि हमें पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, क्या उसके कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और उसके बाद में उसका वित्तीय देनदारी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी है। ये बात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कही और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। तो अब याद रखिए, कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा, हमारे विधि का शासन है, इसलिए आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 51, हमारे सारा चुनाव कैसे होता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में सुधार किया गया उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार। और उसी के बाद अब हमें पता चलने लगा कि कौन सा व्यक्ति अपराधी है, किसकी कितनी इनकम है। अभी कल सोनिया गांधी ने अपना पर्चा फाइल किया तो हमें पता चला उनकी इनकम इतनी है। कोई व्यक्ति कल के लिए, अदरवाइज अब तो हम जानने लगे हैं कि हमारे नेताओं के पास कितना पैसा है, जितना वो डिक्लेयर करते हैं वो। अब ये भी हमें पता चल गया कि कौन व्यक्ति कितनी कितनी अपराध में शामिल है, शैक्षिक योग्यता क्या है। इसका बड़ा भाई सिटीजन्स को इन्फॉर्म होना चाहिए, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का उनका पार्ट है। यही मामला इलेक्टोरल बॉन्ड में भी आता है। इसी आधार को इलेक्टोरल बॉन्ड में फिर से उच्चतम न्यायालय ने आगे बढ़ाया। इसका मतलब यही तो है फंडामेंटल राइट्स का बढ़ता स्वरूप। यानी फंडामेंटल राइट अगर बढ़ेगा तो लोकतंत्र बढ़ेगा। फंडामेंटल राइट का ही प्रभाव तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब कोई इलेक्शन हो जाना नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाना पहला। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिटीजन्स राइट, लोगों के अधिकार रहे, नागरिकों के अधिकार रहे। यानी लोकतंत्र का पैमाना इसी बात से माना जाता है कि नागरिकों के अधिकार कितने ज़्यादा होते चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामला आया लिली थॉमस केस में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में, आप ये देखिए, भारत में नोटा लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था। नोटा का मतलब है कि नन ऑफ द अबव। इसका मतलब पहले कई बार लोग ये शिकायत करते थे, चुनाव किसको दें, वोट किसको दें, इधर भी समस्या उधर भी समस्या। वैसे आप देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ तो राजनेता बनना बड़ा चैलेंज का काम है। हम सामान्यतः राजनेताओं के बारे में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। भाई हर कम्युनिटी में कुछ एक आध दो लोग ऐसे हो सकते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियन में अच्छे लोग हैं, इस हकीकत की बात है। लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं हम वोट ही नहीं देंगे, इधर नागनाथ उधर सांपनाथ। अरे ऐसा नहीं है भाई, सब अच्छे नाथ हैं, हमें वोट देना चाहिए। तो कई लोग वोट नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो भाई नोटा कर देते हैं, तुम जाकर टिक कर देना। और आज तक हमारे नोटा में किसी भी व्यक्ति को इतना वोट नहीं मिला कि बाकी उम्मीदवारों से ज़्यादा हो, ऐसा नहीं हुआ। नोटा में पाने वाले मैक्सिमम वोटिंग परसेंट 1-2 ही हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने ये भी कह दिया। और लिली थॉमस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति, फिर यहाँ पे आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में फिर चेंज किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा जो भी व्यक्ति 2 साल की सजा पाए हुए लोग हैं वो चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे, तो पहले से तय था। और ये आपकी सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम की सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जो ये पूरी कहानी है उसके लिए बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप साथ में लिखते रहिए, के बाद में लिखाएंगे नहीं अलग से इसको। अभी लिखाने वाली बात थोड़ी है, जो लिखाने वाली बात आ गई भाई। तो बात ध्यान में रखने की है कि पहले से हमारे यहाँ था कि जो व्यक्ति किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सजा पा जाए वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 में एक बड़ा क्लॉज दिया गया था कि अगर कोई एमपी और एमएलए हो, अब इसका मामला राहुल गांधी जुड़ जाता है, पुडुचेरी के सांसद जुड़ जाता है। अगर कोई एमपी एमएलए है और उसे किसी कोर्ट ने 2 साल की सजा के लिए, कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। वो क्या करेगा, अगली न्यायालय में अपना मामला अपील कर देगा। तो जब तक अंतिम न्यायालय उसके बारे में कोई निर्णय नहीं देगा तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और हमारे यहाँ अंतिम न्यायालय निर्णय देगा, इसके लिए 25 साल लगते हैं। तो उसकी सजा अपने आप बच गई। इसका मतलब है कोई अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता, लेकिन जो अपराधी घोषित हो गया वो सांसद विधायक बना रह सकता है। इसी मामले को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। और एक खास बात देखेंगे, न्यायालय का निर्णय सारा उस समय का है जब गठबंधन सरकारें थी। गठबंधन सरकार में जब सरकारें थोड़ी कमजोर होती है तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि बड़े लूप होल भी उनके होते हैं। और कई बार ये सत्ता का समीकरण है, जब सरकारें थोड़ी शक्तिशाली होंगी तो न्यायपालिका थोड़ी पीछे आएगी, जब शक्तिशाली सरकार कमजोर होगी तो न्यायपालिका
थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो लिली थॉमस केस में ये भी कह दिया कि इसलिए आज की डेट में अगर कोई एमपी और एमएलए है और उसी किसी कोर्ट ने सजा दे दिया तो इस बात से कोई फर्क नहीं कि उसकी वो अपील है या नहीं है, अपील है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब वो सांसद या विधायक नहीं रहेगा, ये फिर कह दिया गया लिली थॉमस केस में। उच्चतम न्यायालय ने फिर अगली बात कह दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है 2 साल की सजा मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ 2 साल की सजा मिलने के लिए एथोराइज कौन है? कोर्ट, जनपद न्यायालय। अब जनपद न्यायालय किसी को सजा देने में 10 साल ले रहा है। आपने अगर ये भी कह दिया कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, और क्रिमिनल कौन होगा? जिसको न्यायालय कह दे क्रिमिनल है। बाकी मीडिया का आरोप लगाने से हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे न्याय का सिद्धांत क्या है? until somebody is until proven guilty he or she is innocent। यानी जब तक वो न्यायालय उसे न कह दे कि वो अपराधी है, मीडिया कहने से, एफआईआर कहने से, पुलिस कहने से, जेल में बंद होने से भी वो अपराधी नहीं होता। भाई ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल चलने में हो सकता है 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, और ट्रायल तो हमारा ऐसे ही चलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भाई आप यही सिद्धांत देते हो कि हम तो अपराधी है ही नहीं, झूठा हमारे ऊपर आरोप है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। इसका मतलब है जितने सांसद विधायक हैं उन सबके मामलों को कितने दिन में निस्तारित किया जाए? जल्दी से जल्दी। निर्देश था 2 साल, उसी में देखिए बड़े सारे सांसदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत मामला तय किया गया था। उसमें अतीक अहमद भी एक थे, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अब क्या किया? जल्दी से जल्दी लोगों को कह दिया भाई अगर आप ये तय कर लीजिए, अगर कोई सांसद विधायक है तो उसके मामलों को जल्दी से जल्दी तय किया जाए। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, उसके बाद सवाल है फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अब बना देंगे, जज कहाँ से लाएंगे, कोर्ट कहाँ से लाएंगे, समस्या है। फिर भी उच्चतम न्यायालय ने यहाँ इंटरवेंशन किया। इसका मतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन कोई नया डिसीजन नहीं है, सीरीज में चल रहा है। और लिली थॉमस तो एक बार उच्चतम न्यायालय में चली गई, महिला वकील हैं, और उन्होंने कहा कि महिला और एक काम आप कर दो, ऐसे ऐसे लोग जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, दंड नहीं है, उनको ही डिस्क्वालीफाई कर दो। न्यायपालिका ने कहा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, भी मामला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो न्यायपालिका ने वहाँ अपने आप को ब्रेक लगा लिया। मैं देखिए हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, अगर न्यायालय के सारे निर्णय आ रहे हैं तो वो ध्यान देने की बात है। यहाँ न्यायालय के निर्णय आ रहे हैं तो कानून बदल रहा है, कानून बदलने की शक्ति संसद में है, न्यायालय में? किसी बात पर बहुत विवाद होता है, इसी को सैद्धांतिक रूप में कहते हैं न्यायिक विधायन। तो बड़ी आपत्ति लोग करते हैं कि अब न्यायपालिका लॉ का निर्माण करेगी, न्यायपालिका इलेक्टोरल रिफॉर्म करेगी। ये सब प्रशासनिक मामले हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म से न्यायालय का मतलब है? अरे न्यायालय कह रहा है भाई हमारा रूल ऑफ लॉ से मतलब है, तो रूल ऑफ लॉ ऐसा थोड़े होना चाहिए सत्ताधारी पक्ष में होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ सत्ता और विपक्ष के बीच में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। कोई किस पद पे है, कोई किस पद पे नहीं है, रूल ऑफ लॉ में अंतर थोड़ी करता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय का तर्क है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ चलता है, रूल ऑफ पॉलिटिशियन नहीं। तो उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच में टकराव तो होता ही रहता है, क्योंकि जो सत्ता में आ जाता है कई बार वो समझता है कि ना अब हमारा ही शासन है। ये राजा महाराजाओं का शासन थोड़ी है, शासन किसका है? रूल ऑफ लॉ का। तो रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा गारंटी देने वाला कौन है? न्यायालय। वैसे कई बार राजनेता कहते हैं नहीं रूल ऑफ लॉ तो है, लेकिन जनता की सबसे बड़ी इच्छा हम जानते हैं। तो नेता भाई न्यायालय का तर्क है जनता की इच्छा आप जानते हैं, सबसे बड़ी इच्छा हमारा संविधान है। तो संविधान किसने लिखा था? जनता ने। तो अनुच्छेद 14 कहाँ से आया? जनता से आया। अब इतने कॉन्टेक्स्ट में फिर हम इस बात पर आगे बढ़े, लेटेस्ट डिसीजन पर आए। अगर अभी चुनावी बॉन्ड के मामले पर आ जाए, इसका मतलब सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ये सिलसिला बड़ा पुराना है, सिलसिला बड़ा पुराना है, लेकिन अभी नया सिलसिला कहाँ से आया? अब मामला आ गया कि जैसे ही 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ से आया? ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा आइडिया आया जो चुनावी बॉन्ड का आइडिया आया 2017 के बजट में आ गया। और 2017 के बजट में जो चुनावी बॉन्ड का तरीका लाया गया, उसमें ये कहा गया कि अब एक तरीके से चुनावी फाइनेंसिंग जो होगी पारदर्शी होगी। तो बॉन्ड का सीधा मतलब होता है जैसे हम बॉन्ड खरीदते हैं, मान लीजिए बैंक से आपने बॉन्ड खरीद लिया, तो बॉन्ड का मतलब है जब भी वो बॉन्ड लेके जाएंगे बैंक उतना पैसा आपको दे देगा। तो मान लीजिए मैंने बॉन्ड खरीद लिया किसी पार्टी के पक्ष में, मैंने किसी XYZ की पार्टी के नाम से एक बॉन्ड खरीद लिया, बस इतना फर्क है उस बॉन्ड में जितना पैसा हमने दिया वो सीधा ट्रांसफर किसको हो जाएगा? पार्टी को। तो आज की डेट में हमारे यहाँ चुनावी फंड करने का तरीका क्या है? पहली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड का विचार आया
तो हम बॉन्ड कितने का ले सकते हैं? 1000 का, 1000 रुपये का। हम 1000 रुपये का भी बॉन्ड ले सकते हैं और 1 करोड़ का भी बॉन्ड ले सकते हैं। जितनी हमारी क्षमता हो उतनी हम पार्टी विशेष को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब ये बॉन्ड लेंगे तो स्वाभाविक रूप में सवाल है किसने किसको बॉन्ड दिया ये पता नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें आधार क्या है। जब बॉन्ड में एक है कारपोरेट हाउस का इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि ये 1000 रुपये का बॉन्ड मैंने दिया और मैंने किस पार्टी को दिया ये किसी को नहीं पता चलेगा, न इलेक्शन कमीशन को न न्यायालय को। उस पार्टी को पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने हमें ऐसा पैसा दिया है। तो सवाल है तो गोपनीयता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन खिलाफ है। उच्चतम न्यायालय ने पहले कर रखा था कि मतदाताओं को जानने का अधिकार है, राइट टू नो है। अब सवाल इसमें फंसा। इसका मतलब मान लीजिए मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो अगर कोई जान जाएगा तो क्या इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी? तो कारपोरेट घरानों का तर्क ये है कि जो कारपोरेट हाउस का कहना है, कारपोरेट घराने का मतलब है कि भाई बड़े बड़े कारपोरेट घर नाम बताने की आवश्यकता है, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो। अब भाई यही सब तो भाई चंदा, हम लोग तो चंदा लेते हैं। भाई आम आदमी तो सोचता है कि चुनाव में 10-20 रुपए मिल जाए, मुर्गी मसाला जो ही मिल जाए वही चल के, साइकिल पन्नी जो मिल जाए मामला बन जाए। तो हम लोग चंदा देने वाले नहीं, हम लोग तो लेने वाले हैं। और यही दुनिया की रिवाज है भाई, ये लोग चंदा देते हैं। तो सवाल ये है कारपोरेट घराने क्यों ये कारपोरेट घराने गोपनीयता की बात क्यों करते हैं? कारपोरेट घराने कहते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी चंदा पार्टी दिया, पार्टी एक्स को, और कल के लिए पार्टी वाई आ गई तो हमें क्या करेगी? टारगेट करेगी। इसे हमें दोनों पक्ष को देखना है भाई, कारपोरेट घराने। और आप जानते हैं इसलिए जो बिजनेसमैन होता है, कई बिजनेस बड़े होशियार होते हैं, वो सब पार्टी को चंदा देते हैं। इनको भी दे दिया, उनको भी दे दिया, उनको भी दे दिया, और स्वाभाविक रूप कोई ना कोई पावर में तो रहेगा। तो आप कहेंगे कारपोरेट घराने चंदा देते क्यों है? भाई देखिए मानवीय स्वभाव ऐसा है। एक कहावत है, आप मेरी पीठ खुजलाइए मैं आपकी पीठ खुजलाऊं। इसको लैटिन भाषा में कहते हैं क्विड प्रो को। एक मानव स्वभाव है। ये दुनिया भौतिकवादी दुनिया है दोस्तों, बिना स्वार्थ के, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो अब चंदा दे रहे हैं तो कोई आशा है, ऐसे ही निस्वार्थ भाव से चंदा दे रहे हैं। तो चंदा क्या दे रहे हैं? अब ये कहते हैं हमारा नाम गोपनीय रखो। न्यायालय क्या कह रहा है? चंदा देते क्यों हो? अब चंदा क्यों देते हैं? भाई कोई ठेका मिल जाए, कोई हमारे फेवरेबल डिसीजन हो जाए, कोई मामला फंसा के जो पावर में है वो हमारे खिलाफ ऐसा कोई नकारात्मक कार्य न करे। तो सवाल एक, हमने मान ली 1 करोड़ का चंदा दिया, 10 लाख का ठेका ले लिया, 10 करोड़ का ठेका ले लिया, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 9 करोड़। ये पूरा मामला है, ये समझने की बात है। ये पैसे खेले से चलता है। आपको लगता है कि चंदा देने वाले मूर्ख है? तो ऐसा नहीं है। इसे कारपोरेट घरानों का नहीं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है पहला। अब सवाल है कारपोरेट घरानों का गोपनीयता का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इनका सीक्रेसी का हित ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जनता के जानने के अधिकार का महत्व ज्यादा है? हमारा अब सवाल ये है कि अब क्लैश आ गया नागरिक के अधिकार और कारपोरेट घरानों के बीच में। अब नागरिक के अधिकार कारपोरेट घरानों के बीच में क्लैश आया तो उच्चतम न्यायालय किसके पक्ष में जाएगा? और उच्चतम न्यायालय ने कहा देखो भाई, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखो ऐसा है कि अब इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी तय करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय जब भी फंडामेंटल टकराहट किसी से होती है तो रीजनेबिलिटी और प्रोपोर्शनलिटी, अनुपात, इन दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, तो हम अनुपात तय करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी तय करेंगे। और अनुपात ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्या है? फंडामेंटल राइट। इसलिए क्लॉज 1 ऑफ 19 सब क्लॉज 1 के खिलाफ ये है। तो उच्चतम न्यायालय ने पहली बात कह दी कि पहला ये कह दिया कि पहला क्यों खिलाफ है? क्योंकि राइट टू नो खिलाफ है। दूसरा खिलाफ ये है कि मनी पॉलिटिक्स को, ये मनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाता है। और स्वाभाविक तौर पर क्योंकि जो व्यापारिक घराने हैं उनको बहुत प्रभावी तरीके से राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के भी खिलाफ है। अब सवाल है कि नागरिक अधिकार के खिलाफ नहीं है, ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है, रूलिंग पार्टी है, वो किसके साथ मिलकर काम करेगी? कारपोरेट हाउस के साथ मिलकर काम करेगी। तो रूलिंग डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी किसके इंटरेस्ट को देखना चाहिए? जनता के इंटरेस्ट को, कारपोरेट हाउस के इंटरेस्ट को? इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी खिलाफ है, डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है। तो आप कहेंगे सर ये बताओ फिर चंदा दे कैसे, चंदा दे कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो इसका मतलब पहला क्लैश यहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जानने का अधिकार का महत्व ज़्यादा है। और इस चूंकि बॉन्ड में कोई गोपनीयता, सारी गोपनीयता है, कोई पारदर्शिता ही नहीं है, इसीलिए स्वाभाविक तौर पर ये ठीक नहीं है, इसको रद्द कर दिया गया। तो आप कहेंगे सर ये बताओ फिर इसका मतलब हम पार्टी को चंदा कैसे दें, कैसे समस्या का समाधान हो जाएगा? उत्तर है नहीं, आज भी पार्टी फंडिंग की समस्या बनी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकी क्या कहा उस पर आने से पहले एक और आपको याद दिला दें कि अभी हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये बात लिखी गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और क्लॉज 29C, कोई भी व्यक्ति अगर 20,000 रुपये से कम चंदा देता है, आज की भी कंडीशन ये है, संयोग की बात है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 20,000 रुपये से कम चंदा देने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब 1 करोड़ चंदा देने वाला ज़्यादा प्रभावित करेगा 20,000 रुपये देने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भाई देखो 20,000 रुपये से जो कम चंदा देगा, इसका मतलब है वो पार्टी की विचारधारा से सहमत है, थोड़ा इसको सहयोग करना चाहता है। और 10-20,000 रुपये देने वालों का नाम कहाँ लिखा जाएगा? नाम तो लिखा जाए करोड़ों वाले देने वालों का नाम। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, आज भी ये बात बनी हुई है, अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये से ज़्यादा, ये ठीक है 20,000 है, अगर कोई 20,000 व्यक्ति से ज़्यादा डोनेशन किसी पार्टी को दे रहा है तो इसका लिखित रिकॉर्ड पार्टी को इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। इसका लिखित रिकॉर्ड पार्टी इलेक्शन कमीशन को देगी। अब सवाल है, इलेक्टोरल बॉन्ड में मामला नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बात लिखी गई है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा चंदा देगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू नहीं, कभी चंदा देगा तो पार्टी बताएगी किसको? इलेक्शन कमीशन को। दूसरी बात है लेकिन अगर वो चंदा 19,999 दिया गया, अगर चंदा 19,999 दिया गया तो फिर इसका पार्टी इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं देगी। तो हम लफड़ा क्यों पालें? हम चंदा 20,000 रुपये से ज़्यादा क्यों लें? हम चंदा लेंगे 19,999। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पार्टी को कहाँ से चंदा मिलता है। अब खास बात है इस देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ऐसा लगता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन पार्टी पर लागू हो जाएगा। हमारे यहाँ तो बाकायदा CIC ने कह रखा है, यानी इन्फॉर्मेशन कमीशन ने कह रखा है कि पार्टी भी राइट टू इन्फॉर्मेशन दायरे में आती है, फिर भी अभी पार्टी अपने इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए आज भी हमारे यहाँ इलेक्टोरल फंडिंग का मुद्दा बड़ा ही विवाद का विषय बना, बड़ा ग्रे एरिया है, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अब हम 19,999 से भाई कम चंदा देंगे तो हमें कोई जानकारी नहीं देनी पड़ेगी, ना हमें सोर्स बताना पड़ेगा। इसे आज भी कहा जाता है कि पार्टी को कहाँ से पैसा मिलता है। मामला केवल इलेक्टोरल बॉन्ड का ही नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड में राशि ज़्यादा थी, उच्चतम न्यायालय से पूछा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यायालय कहा नहीं ये राशि बहुत कम है, तो अब इसमें हमें क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 20,000 रुपये से ज़्यादा आप चंदा देंगे तो कैश आप नहीं दे सकते, आपको दिखाना पड़ेगा, पार्टी को इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में अप्लाई नहीं होता था, पार्टी इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बताती थी कि हमारे चंदे का स्रोत क्या है और चंदा किसने दिया। 20,000 रुपये से ज़्यादा चंदा बताना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर पार्टीज़ जो खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टी, ज़्यादातर पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, उनके जो चंदे के स्रोत है वो लिखा होता है कि अननोन सोर्सेस से आया। जब उनसे पूछा जाता है चंदा आपको इतना कहाँ से मिला, 500 करोड़ कहाँ से आया, अननोन सोर्सेज थे। अब अननोन सोर्सेज है तो कहाँ बताए अननोन सोर्सेज है, क्योंकि सब लोगों ने पैसा कितना दिया, 20,000 रुपये से कम। लेकिन फिर आप कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला 19 से जुड़ गया, 19 से जुड़ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन जुड़ गया, ये अनुच्छेद 14 कैसे जुड़ा? इसमें फिर एक बार दिखनी पड़ेगी बात। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है तो हमने 3 कानून चेंज करने पड़े। यहाँ तो कोई समस्या है? बस अच्छा एक लास्ट बता दें, फिर उसके बाद समस्या पूछ लीजिएगा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है तो उसमें 3 लॉ चेंज करने पड़े। अब इसलिए आप देखेंगे भारत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रूल ऑफ लॉ है। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड, इसलिए कहा जाता है कि भारत कितना जटिल कानून होता है। हमारे ऐसा कानून नहीं कि जो मर्जी हो फटाफट हम कर लिया, हमने कह दिया कि भाई ऐसा होने वाला है और सब लोगों ने मान लिया।
अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को आगे बढ़ाने के लिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के विचार को लाने के लिए 3 कानून का चेंज किया गया। पहला, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज लॉ एक्ट और कंपनीज एक्ट 1956, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। अब जरा सोच के देखिए, इसलिए हमने आर्टिकल अगर 14 में पढ़ा है कि रूल ऑफ लॉ है, तो वाकई रूल ऑफ लॉ भारत में है। एक छोटी सी बात लेने के लिए इतने बड़े चेंज किए गए, नहीं तो हमारे यहाँ तो कभी भी कोई न्यायालय में चैलेंज कर देता है। तो कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में क्यों चेंज किया गया? क्योंकि कहा गया कि जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टी को चंदा दे रहा है वो नॉन टैक्सेबल होगा। इसका मतलब टैक्स में उसे उतनी छूट मिलेगी। भाई आदमी, ये फायदा है भाई, कोई कंपनी है तो उसको वैसे भी टैक्स देना है, तो टैक्स देने के बजाय उसने कितना पैसा किसको दे दिया? पार्टी को। तो पार्टी को पैसा दिया और सरकार कह रही थी कि भाई चलो कम से कम इससे ट्रांसपेरेंसी तो है। सच मानिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से एक समस्या तो है, किसी पार्टी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। भाई देखिए, जो पावर में पार्टी रहती है उसको चंदा मिलता ही मिलता है, और इसलिए विपक्ष वालों को नहीं मिल पाता। लेकिन यद्यपि इलेक्टोरल बॉन्ड में कहा गया था कोई पार्टी जिसको चुनाव में 1% वोट मिल रहे हैं उसी को चंदा मिलेगा। विधानसभा के चुनाव में है तो 1% वोट, लोकसभा के चुनाव में 1% वोट, यानी फुक्कड़ पार्टीज को पैसा नहीं मिलेगा कि पता चला बना लिया स्वराज पार्टी और पार्टी का अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, कहे हमें चंदा दो, कोई चंदा नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ तो कई ऐसी फर्जी पार्टी भी, इलेक्शन कमीशन इसी बात को ड्राइव चला रखा था, हमारे कई ऐसी फर्जी पार्टीज केवल इसलिए बनी हुई थी कि ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक करने का, जिसने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को डी रजिस्टर करने का अधिकार नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो इलेक्शन कमीशन आपकी पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकती। तो पार्टी है और पता रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन के पास और चुनाव लड़ी नहीं रही है, इसका मतलब चंदा मूल रूप में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं, रिकॉग्नाइज पार्टी को मिलेगा। और रिकॉग्नाइज पार्टी कौन होता है? नेशनल और राज्य। अब यहाँ पे चेंज क्यों किया गया? क्योंकि जो हम इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा देंगे वो स्वाभाविक तौर पर वो टैक्स से छूट मिलेगा। कंपनीज एक्ट में क्यों चेंज किया गया? कंपनीज एक्ट में इसलिए चेंज किया गया कि आज तक जो हमारे यहाँ लॉ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिस्टोर कर दिया है, बना रखा है, अगर किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट के 5% चंदा कोई पार्टी दे, कोई कंपनी देती है, एलिजिबल है। लेकिन अगर वो कंपनी प्रॉफिट में ही लॉस में भी जाती है तो भी 5% चंदा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 कहाँ आया? यहाँ पे। यानी कोई कंपनी है जो 5%, अगर नेट प्रॉफिट हो गया कि मान लीजिए कोई कंपनी है उसने 5% का प्रॉफिट किया, तो अपने प्रॉफिट के 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया तो अपने प्रॉफिट के 5% को कहाँ दे देगी? पार्टी को। लेकिन वो भी पार्टी दे सकती है जो लॉस में जा रही है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं नहीं, ये बात गड़बड़ है। उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि 5% जो प्रॉफिट है इसको आप अलाउ करेंगे नहीं करेंगे? उनका ये तरीका ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड का तरीका ठीक नहीं है। उनका अजीब सी बात है, अगर कंपनी अपने प्रॉफिट का 5% दे दे तब तो आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉस में जा रही है कंपनी वो दे दे तो ठीक नहीं है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई अपर लिमिट नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना मर्जी उतना पैसा दे देंगे, यहाँ तो पैसा लिमिटेड है, 5% ही पैसा आपको देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, एक ही नियम लाभ और घाटे में जाने वाली कंपनियों को लगा देना अनुच्छेद 14 के हिसाब से मनमानी समानता है, ये नहीं हो सकती, रद्द कर दिया इसको। अब सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करना है, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगा तो कहीं अनुच्छेद 19 कहीं अनुच्छेद 14 लगा देगा, यही फंडामेंटल राइट का महत्व है। उसके बाद इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में चेंज किया गया, वो तो बड़ा लॉजिकल है, वो चेंज करना ही था। क्योंकि जब हमने कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा आएगा, इसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में चेंज किए बिना मामला बनेगा नहीं। तो कुल मिला के सारांश कहा जाए, उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को रद्द क्यों किया? पहला, लोकतंत्र के लिए खतरा है, मनी पावर का प्रभाव बढ़ेगा,
इसका मतलब पूरी बात को सारांश कर दें, फिर आप जो सवाल है पूछ लीजिएगा। किस बात को उच्चतम न्यायालय ने कुल मिलाकर ये कहानी बताने से पीछे उच्चतम न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला रद्द क्यों किया गया, और इलेक्शन उच्चतम न्यायालय से पूछा गया बताइए इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए और ऑप्शन आपके पास क्या है, तो उन्होंने कहा ऑप्शन बड़े सारे हैं। सरकार ने कहा नहीं, ब्लैक मनी को रोकने का तरीका है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, है ब्लैक मनी से ज़्यादा दुष्परिणाम पैदा कर रहा है मनी पावर को। तो अगर इसके ऑप्शन देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सारा सारांश क्या है? पहला, राजनीति में मनी पावर को रोकना। दूसरा, बिजनेस और पॉलिटिकल अलायंस को रोकना। यानी अगर पूरे डिसीजन का सारांश देखा जाए तो स्वाभाविक रूप में जो बिजनेस है, जो व्यापारिक घराने हैं, बिजनेस और पॉलिटिक्स के अनहोली अलायंस को रोकना, ये यानी कारपोरेट हाउस के काम को नियंत्रित करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्विड प्रो को का मामला है, आप हमें फायदा पहुंचाए, हम आपको फायदा पहुंचाएंगे। तीसरा मामला है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। चौथा मामला है आर्टिकल 14। ये तो आर्टिकल 14 का उतना वेट नहीं था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई हमारे यहाँ कोई कानून बनेगा समानता का अधिकार होगा। तो आप ये कैसे कह सकते, कोई कंपनी जो प्रॉफिट में है वही पैसा देगी, जो घाटे में है वही पैसा देगी। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय के डिसीजन का सारांश ये है इन आधारों पर। और कुल मिलाकर अगर इसका सारांश देखा जाए, इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि डेमोक्रेसी बनाए रखना, लोकतंत्र को बनाए रखना ये हमारा दायित्व है, और लोकतंत्र में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो इसके लिए जरूरी क्या है, फंडिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसलिए अभी तक जितना भी कारपोरेट हाउस से चंदा मिला है उन सबकी डिटेल हमें किसको देनी पड़ेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। यह है पूरे निर्णय का सारांश। तो 14 से भी जुड़ता है, 19 से भी जुड़ता है।